बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको वेलकम कहते हैं जी। ये ट्रांसमिशन जो कराची से और इस्लामाबाद से जारी रही है, अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट सदर जो बाइडन ने हलफ उठा लिया, किस तरह के सियासी हालात में उन्होंने ऑफिस संभाला है, वो काफ़ी मुश्किल हालात हैं। और मैं इस्लामाबाद से आपके साथ हूँ तंजीला मज़हर, और हमारे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं और ब्यूरो चीफ़ हैं GTV इस्लामाबाद के। मतीन साहब, जो मुश्किल हालात की अगर हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमने अपने मेहमानों से भी ये बात करनी है, लेकिन बहुत सारी जो एक सदी से ज़ायद की सियासी रवायात थी, ट्रंप साहब जाते जाते उनको भी नुकसान पहुंचा के ही गए। तो लगता ये कि अमेरिका ने शायद इतनी मुश्किल पॉलिटिक्स पहले कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि जो बाइडन ने भी कहा कि ये किसी उम्मीदवार की फ़तह नहीं है, आज हम किसी उम्मीदवार या पार्टी की फ़तह नहीं मना रहे, बल्कि हम जमहूरियत की फ़तह मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उनकी जो स्पीच थी तंजीला, बहुत जिसे कहते हैं इम्प्रेसिव स्पीच। बार बार उन्होंने उसमें डेमोक्रेसी का जिक्र किया, और जो कैपिटल हिल के ऊपर जो कुछ 6 जनवरी को हुआ उसका उन्होंने 2 मरतबा अपनी स्पीच में जिक्र किया। इसकी वजह से वो बहुत परेशान और मुस्तरब दिखाई देते थे कि अमेरिका की जो जमहूरी तारीख़ है उसमें कभी ऐसा वाक़या, यानी जो 6 जनवरी को जिस तरीके से ट्रंप के फॉलोअर्स ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या है ये हम इसे भूल नहीं सकते। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की फ़तह है। उसके साथ उन्होंने एक तो फिलबदी स्पीच और फिलबदी तकरीर के अंदर उन्होंने तमाम जो अहम तरीन इशूज़ हैं, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि नफ़रत पे मबनी निज़ाम और हेट, उसके साथ वाइट सुप्रीमेसी, इम्तियाजी सलूक, ये वो तमाम चीज़ें ख़त्म करनी है। तो आज एक मुदब्बर की एक तकरीर लग रही थी कि वो सारा जो पहले 4 बरस में चीज़ें हो चुकी उसको वो बिल्कुल रिवर्स करने के मूड में बिल्कुल नज़र आ रहे थे। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं और जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी उनके भी ट्विटर्स पे देख रही थी कि क्या वो पैगामात भेज रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये वो रिलीफ है और हमें एक रियल प्रेसिडेंट एंड रियल डेमोक्रेसी जो है वो अमेरिका में दोबारा से आ गई है। अशरफ जहांगीर काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन डिप्लोमेट्स में से हैं, साबिक सफ़ीर हैं, अमेरिका में भी इन्होंने सर्व किया है, यूनाइटेड नेशंस के साथ भी सर्व किया है। अशरफ जहांगीर काजी साहब, मेरी तरफ से और मतीन हैदर साहब की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी लेट है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन आप कैसे हैं? और आपने देखी जो बाइडन की ओथ टेकिंग सेरेमनी और उनकी स्पीच भी, कैसे आप देखते हैं कि इम्पैक्ट करेगा ये जो सदर ट्रंप की लेगेसी हेट के ऊपर वो छोड़ के गए हैं, उसको अनडू करने में कितनी दिक्कत होगी जो बाइडन साहब को? इन्होंने आज वो हल्फ उठाया है इस प्रेसिडेंसी का और वाइस प्रेसिडेंसी का, दोनों हल्फ उठाए गए, स्पीचेस हुई हैं, नियतें उन्होंने बांध ली हैं कि बिल्कुल जो ट्रंप ने किया था उसके बरक्स वो अमेरिका को, यानी कि जो उनका रिवायती पोजीशन रहा है लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, उसको बहाल वो करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह हमारा ईमान है, हम कहते हैं कि इन्नमल आमाल बिन नियतें तो उन्होंने बांध ली, बहुत अच्छी, काफ़ी इम्प्रेसिव, इंडीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव सेरेमनी था। लेकिन अब हमें देखना है कि उनके अमाल कैसे होंगे। नियत तो उनकी ठीक है, लेकिन अमाल, जिस तरह आपने सही कहा, हालात मुश्किल हैं, मुल्क जो है मुनक़सम है। ये जो है आप जानते हैं कि इनके को 80 मिलियन वोट्स इन्हें मिले हैं और ट्रंप को 75 मिलियन वोट्स मिले हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो अमेरिका डिवाइडेड है, और इतने डिवाइडेड कंट्री को यूनाइटेड फिर से करना आसान नहीं है। साथ साथ ये सोच रहे हैं कि ट्रंप को इम्पीच भी करना है। इम्पीचमेंट तो वो शुरू हो गया, लेकिन उसकी जो ट्रायल है सेनेट में, अब वो होना है। और तो एक तरफ से ये है कि भाई हम मुल्क को डिवाइडेड वो फिर से रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ट्रंप को अगर वो इम्पीच या वो सेनेट ट्रायल पे वो लाते हैं, जो कि उन्होंने नियत बांध ली और इम्पीचमेंट आर्टिकल्स उन्होंने पास भी करवा दिए हैं, अब वो जो है सेनेट ने ट्रायल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से इम्पीचमेंट का फैसला आ गया, अब सेनेट में ट्रायल होगा। तो ट्रायल के साथ ये रीयूनिफिकेशन जो है बिटवीन द नेशंस और बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, ये बहुत ही मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है ये नामुमकिन हो,
लेकिन ये जो आज तो उन्होंने ठीक है। सेरेमनी के लिहाज से और जो स्पीचेस थी और दुआएं जो मांगी गई हैं और नियतें जो बांधी गई हैं, वो तो बिल्कुल 100% A+ मैं उनको देता हूँ। लेकिन कल से हमें अंदाजा होगा कि क्या होगा। आज वो कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करेंगे जिसमें काफी ट्रंप के जो डिसीजंस हैं उसको वो बाहर फेंकेंगे। और वो जो ट्रैवल बैन था मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ उसको भी फेंक देंगे, पेरिस एग्रीमेंट को रीजॉइन करेंगे। और लेकिन बहुत सारा उनको और भी करना है। तो वो हम अगले दिन, हफ्ते, फर्स्ट 100 डेज में हम देखेंगे ये क्या कर पाते हैं। ठीक है मतीन साहब, आपने जहांगीर साहब की बात सुनी। आप पूछें कि वो 100 डेज एजेंडा ज़ाहिर है बड़ा अहम है, जिसमें इमिग्रेंट्स बड़े तंग रहे हैं ट्रंप के दौर में, और मुसलमान भी बड़े तंग रहे, माइनॉरिटीज़ ओवरऑल सारी तंग रहे। बिल्कुल जी जी। एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बाइडन साहब को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा है कि वो मुंतज़िर हैं पाक अमरीका ऐसी शराकत दारी को बढ़ाने के जिसमें ट्रेड और इकनॉमिक रिलेशंस को मजबूत किया जाए और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि करप्शन और अमन का फ़रोग यानी पीस इन द रीजन एंड बियॉन्ड। तो आप क्या समझते हैं कि बाइडन साहब की जनूबी एशिया के बारे में क्या पॉलिसी होगी? चूँकि अगर हम जनूबी एशिया की बात करें तो दो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अफ़गानिस्तान एंड कश्मीर। तो कश्मीर के ऊपर क्या तवक्को की जाती है? चूँकि पिछले सुबकदोश होने वाले सदर ने 3 मरतबा सालिसी की पेशकश की लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई और कश्मीर की सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। अब डेमोक्रेट्स हैं, आप क्या समझते हैं कश्मीर के बारे में? वो पिछले सदर की पॉलिसी पे नज़रसानी करेंगे, हिंदुस्तान पे कोई दबाव बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। और ये जो सदर ट्रंप की तरफ सालिसी की जो पेशकश हुई है वो भी नाकस थी, नकली थी, कोई वो जेन्युइन नहीं था। वो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखाने के दांत थे। वो असल पॉलिसी नहीं थी उनकी। उनकी असल पॉलिसी प्रो इंडिया थी। और इसी तरह बाइडेन की असल पॉलिसी प्रो इंडिया ही रहेगी। उनके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अब इंडिया निजात की हैं, और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो जो ब्लिंकन है, एंथनी ब्लिंकन, वो भी काफ़ी प्रो इंडिया है। और इंडिया के साथ इनके बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के खिलाफ। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक दोस्त है वो है चीन, और जिनके ये खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से ये हमेशा बायस्ड रहेंगे इंडिया के हक में। कश्मीर के हवाले से भी उनका ये वो पाकिस्तान ही से कहेंगे कि जब पुलवामा हुआ उन्होंने इंडिया की तरफदारी की, पाकिस्तान की नहीं की। बल्कि पाकिस्तान की उन्होंने बिल्कुल ये तासुर हमें दिया जैसे कि वो ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान के, आपकी वजह से कोई वो LOC के पार गया और इसलिए ये हुआ वगैरह। तो वो माइल ब हिंदुस्तान है, उसमें मैं नहीं देखता हूं कि कोई ज़्यादा फर्क आएगा। ये और बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो मैसेज गया वो बिल्कुल सही मैसेज है, वो रस्मी मैसेज भी था। उसमें वो बात होती है जो कि कहने वाली होती है कि हमें गुड रिलेशंस चाहिए, ट्रेड चाहिए। और आप सालिसी की बात नहीं हुई, क्योंकि सालिसी से तो फिर इंडिया के हक ही में जाएगा सालिसी। ये तो हम नहीं चाहते हैं इसको। ये वहाँ जो सूरत हाल है, ह्यूमन राइट्स की जो पामाली हो रही है, नस्ल कुशी का जो आगाज हुआ है मकबूजा कश्मीर में, हम दुनिया के टेंशन को उस तरफ मबजूल करना चाह रहे हैं ताकि वो उसको बंद कराने की कोशिश करे। आखिर साउथ एशिया, ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये नंबर 1 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दुनिया में। तो ये बाइडेन को हमें कहना होगा कि आप देख रहे हैं कि मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड है साउथ एशिया, कश्मीर की वजह से। और क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वो अग्रेसिव है, और पाकिस्तान अपनी दिफा में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा, इसलिए तो। और हमारा एक ही मुल्क है जो दुश्मन है, और हमारे दुनिया में कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। ठीक है। और हम इंडिया के साथ हम चाहते नहीं है दुश्मनी, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी ऐसी है, इतने एग्रेसिव हैं। तो इसलिए अगर वो इंडिया, ये हमारा मैसेज होना चाहिए। और
वो शुरू में तो हमें कोई ज़्यादा मस्बत जवाब मिलने के इम्कानात कम ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इस पॉलिसी पे हमें रहना होगा। इसी तरह कश्मीर के लिए बातें हमारी आसमान तक हैं, करते हम बहुत कम है क्योंकि हमारी इस्तिताअत कम है या पता नहीं क्या। लेकिन जब तक पाकिस्तान प्रेशर नहीं डालेगा तो उस वक्त तक कोई परवाह नहीं करेगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है और ठीक क्या है। नहीं अशरफ हो रहा जहांगीर, है। काजी साहब, वो जो तो सिर्फ जब मतीन देखेंगे साहब ने पाकिस्तान दूसरा की जिक्र किया था वो अफगानिस्तान का अफगानिस्तान। है, क्योंकि सदर ट्रंप बड़े डेस्परेट थे। जाने से पहले वो चाहते थे कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए, तालिबान के साथ एग्रीमेंट की कोई अमली शक्ल नज़र आ जाए। आपको लगता है कि जो जो बाइडेन अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान होगा, उसी प्रोसेस आसान को तो ये कुछ भी नहीं कंटिन्यू होगा। करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तो अब सूरत हाल बद से बदतर होता जा रहा है। और वो पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि तालिबान को रोकें, उनको मतलब मेज पे बुलाएं और वो काबुल के साथ बात करें और कोई वो हल निकालें। तालिबान ने तो बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया है कि हम काबुल से बिल्कुल बात नहीं करेंगे जब तक अमरीकी फौज यहाँ मौजूद है। ये कठपुतली हुकूमत है, ये तालिबान की तरह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तालिबान का कहना है। और पाकिस्तान तालिबान के ऊपर कुछ ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता है। उनके पाकिस्तान के कुछ एहसानात हो सकते हैं माजी की तरफ से जो भी हों तालिबान पे, लेकिन तालिबान जो हैं काफ़ी हद तक खुद मुख्तार हैं, पार्टी है, उनको उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे नहीं ले सकता कि तालिबान को हम मनवाएं कि अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वो तस्लीम करें, सीज फायर करें, बातचीत शुरू करें और अमेरिका की फौज वहाँ ही रहे। तो वो तो हो नहीं सकता है। तालिबान ने कहा कि आप कंडीशंस बेस्ड विड्रॉल कर रहे हैं। कंडीशंस का मतलब यह है कि टाइम आप वो क्या उसे कहते हैं, टाइम टेबल आप देने के लिए तैयार नहीं है। आप तो इंडेफिनेटली चाहते हैं कि वहां रहें। अगर जब तक आप रहेंगे अफगानिस्तान में उस वक्त तक अमन जो है नामुमकिन होगा, ये उनका कहना है। और वो अपने कहने पे वो बिल्कुल वो फर्म है और पाकिस्तान इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। सही। जी, एम्बेसडर अशरफ साहब, कैसे देखते हैं जो आपने बिल्कुल ये कहा कि उनका झुकाव यकीनी तौर पे हिंदुस्तान की तरफ होगा। अफ़गानिस्तान में हमेशा भी से आपने कहा कि कोई आपको फौरी तौर पे कोई उम्मीद नहीं नज़र आती, लेकिन जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं, आप चूँकि वहाँ पे आप दुनिया की 3 बड़ी ताकतों में यानी 3 बड़े ममालिक में सफ़ीर रहे, रूस में रहे, चीन में रहे और उसके बाद फिर वाशिंगटन में रहे। पाक और अमेरिका हिंदुस्तान में ताल्लुकात भी में रहा हूं। बेहतरी को आप कैसे देखते हैं कि आइंदा इनकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हमारे जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनमें मज़ीद बेहतरी आएगी? जो आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ट्रेड एंड इकॉनमी की, वो बेहतर हो सकेगी? एक किसी हद तक तो बेहतर हो सकती है। आपको हमें बहुत कुछ करना होगा। एक तो हमारी इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है जितने की होनी चाहिए। चंद ही ऐसे हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जिस पे सारा हमारा इन्हिसार है। और वो अमेरिका में साउथ की तरफ से वो कॉटन ग्रोइंग जो एरियाज हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबी है। तो वो डेवलपिंग कंट्रीज से और बतौर ख़ास पाकिस्तान से ज़्यादा वो कॉटन वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं उसको नहीं आने देते हैं। और बाकी पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज का कुछ माजी के यानी कि मुकाबले में कुछ हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है लेकिन इतनी नहीं हुई है। और ख़ास तौर जब उनकी तरफ से डोमेस्टिक पॉलिटिकल लॉबीज हैं तो उसको ओवरराइड करने के लिए आपके ताल्लुकात उस हुकूमत से बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारे वो ताल्लुकात अभी काफ़ी सालों से वाशिंगटन से उस किस्म के नहीं है। वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं कि भाई आप टेररिज्म के वो माइल हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए वगैरह वगैरह। और फिर वो फैटिफ, आप जानते हैं फैटिफ का उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव लगा दिया है। IMF की तरफ से भी ज़बरदस्त दबाव है पाकिस्तान पे। तो वो पाकिस्तान को प्रेशर करते हैं, पाकिस्तान के साथ ऐसे वो निगोशिएट नहीं करते हैं जैसे हम कोई बराबर के हों या दोस्त हों। वो बिल्कुल वो उनका अंदाज जो है वो यही है, काफ़ी अग्रेसिव है पाकिस्तान कि आप ये करें नहीं तो आपके साथ ये सैंक्शंस लगेंगे, ये आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, आपकी इमदाद जो है वो सारा बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये दबाव के हालात में
हमारी कहाँ तक उनसे वो जो रिलेशनशिप वो ठीक है, डेवलप थैंक यू अशरफ जहांगीर काजी साहब, आपने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। जो बाइडन जो कि अमेरिका के 46वें सदर हैं, वो कैसे बिलखुसूस जनूबी एशिया के हवाले से अपनी पॉलिसियों का तसलसल रखेंगे। ट्रंप की पॉलिसियों को और लेगेसी को तो ज़ाहिर है बड़ा ही क्लियर नज़र आता है अमेरिका में। इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि वो कंटिन्यू करे। मैं और मतीन हैदर साहब आपके साथ मौजूद हैं इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ वाशिंगटन से गेस्ट होंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, पॉलिटिक्स है, वही ज़्यादा एजेंडा के ऊपर रहेगी इब्तदाई दिनों में, या हम रीजनल और इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर भी कोई बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। तंजीला मजहर और मतीन हैदर आपके साथ हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो बाइडन जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने अपना हलफ उठा लिया ओहदे का, और जो तकरीर उन्होंने की उन्होंने अपना एजेंडा भी वाजे कर दिया। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको ट्रंप के दौर में बहुत सख्तियों का सामना था, बहुत पाबंदियों का सामना था, उनके लिए काफ़ी खुश आइंद ऐलानात भी हमें नज़र आ रहे हैं, और ये वजाहत भी सामने आ रही है कि बिलखुसूस जो इमिग्रेंट पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। और अब हमें मतीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, शाहिद खान साहब जो कि मुशीर हैं जो बाइडन साहब के वाशिंगटन से। पार्टी तो इक़्तिदार में आई है, इक़्तिदार में पार्टी भी आ गई। शाहिद साहब ने हमें आज ज्वाइन भी किया है, तो शाहिद साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड एंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं वाशिंगटन से। अनवर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मतीन साहब, आपकी इजाज़त से मैं शाहिद खान साहब से आज के फ़िज़ा और हालात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि 6 जनवरी के बाद जो हमें नज़र आ रहा था कि वाशिंगटन और पूरा अमेरिका कुछ शॉक में था, वो दुख भी था, उसमें तकलीफ़ भी थी, सदमा भी था। आपको लगता है कि आज जो तकरीर हुई और जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद उस फ़िज़ा में कुछ बेहतरी आई है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का, और यकीनन इसमें बेहतरी आएगी। देखिए, पहले तो ये बात समझने वाली है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है इज़ ए यूनाइटर नॉट ए डिवाइडर। अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरे अमेरिकन का प्रेसिडेंट होता है, ना कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इस किस्म की अनयूजुअल चीज़ें देखने में आई थी, जिसकी वजह से अमेरिकन फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को, पॉलिटिकल फैब्रिक को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। प्रेसिडेंट जो बाइडन की स्पीच आपने देखी, प्रेसिडेंट जो बाइडन इज़ ए रेगुलर जो, लाइक अमेरिका में जैसे कहते हैं, और उन्होंने जो मैसेज दिया है यूनिफिकेशन का, सो ऑफ कोर्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें कि किस तरह उन्होंने हर किस्म के लोगों को एक एकोमोडेट करने की कोशिश किया है। डाइवर्सिटी पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हुकूमत है, और तो हमें तो बहुत ही बेहतरी की उम्मीद है, और बहुत जल्दी बेहतरी की उम्मीद है हमें। इसमें कोई बहुत अरसा नहीं लगेगा। सही जी, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं वाशिंगटन में, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं। अनवर इकबाल साहब, कैसे देखते हैं कि वाशिंगटन में तो हुकूमत की तब्दीली हो गई और 6 जनवरी को बड़े तल्ख वाक़यात हुए जिनका बड़ा गहरा असर होगा यकीनी तौर पर अमेरिका की तारीख के ऊपर, लेकिन इस्लामाबाद वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा वाशिंगटन में इस सियासी तब्दीली से? जनाब, इससे मैंने जी, अनवर इकबाल साहब। अनवर साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं आ रही। अनवर इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा, कोशिश करते हैं कि दोबारा उनसे कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा राब्ता कीजिए। हाँ, शायद साहब आपकी तरफ हम यही सवाल मतीन साहब का आपकी तरफ भेज रहे हैं कि कैसे इस्लामाबाद और वाशिंगटन के हालात पे असर होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और आप ये समझ लीजिए इस वक्त जो आपने कल टोनी ब्लिंकन की आपने अगर हेयरिंग सुनी हो, जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं होंगे,
तो उसमें अफगानिस्तान का काफ़ी जिक्र आया और पाकिस्तान का नाम तो नहीं आया, लेकिन और बाकी जो इंटरनेशनल जो अदर कंट्रीज उनका भी काफ़ी जिक्र आया। पाकिस्तान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए टू गेट द अफगान इशू रिजॉल्व। सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को। सेकंड पार्ट इज जो पाकिस्तान की जो एक लोकेशन है जिसको एक आम तौर पर इसको इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ईरान है, इंडिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया के नेबरहुड में है, मिडल ईस्ट के करीब हैं, एक न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री है जिसकी एक सिग्निफिकेंस है, जिसकी लीडरशिप है। तो पाकिस्तान अगर अपनी जो पैकेज करे फॉरेन पॉलिसी को सही तरह से, तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ लॉट टू ऑफर। सही। जहां तक इसमें डायरेक्ट अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए कॉन्वर्सेशन को हो रही है, वो ऐसे नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन डाउन द रोड टोनी ब्लिंकन का काफी इसमें पाकिस्तान के साथ काफी ताल्लुक रहा। अच्छा, मैं आपसे शायद से पूछूंगी कि वो कौन सी बातें आप समझते हैं कि जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि दोनों तरफ होंगी, लेकिन अनवर साहब ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया। अनवर साहब, कैन यू हियर मी नाउ? अनवर साहब, आई थिंक अनवर साहब के साथ हमारा जो राब्ता है उसमें मवासलाती राब्ते में कोई मसला है। तो शाहिद साहब, आप जो बात कर रहे थे मतीन साहब के सवाल के जवाब में, आप ये भी बताइए कि जो इंटरनल सिचुएशन इस वक्त है, क्योंकि हमें नज़र आया कि अमेरिका इससे पहले कभी इतना डिवाइडेड नहीं था जितना सदर ट्रंप के ज़माने में हो गया। फिर जो वाइट सुप्रीमेसी है वो इतना बड़ा एक मसला बन गया कि वहाँ पे निज़ाम को और जमहूरियत को ख़तरा लाहक होने लग गया, इस सारी जो रेसिस्ट किस्म की और हेट के ऊपर वो थी। तो जो बाइडन साहब इसको कैसे अब वापस जोड़ने का प्लान रखते हैं? और जो एक हमने ये भी देखा कि 6 जनवरी के अटैक के बाद बहुत सारे जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो भी, उनके दिल और उनके जहन भी बदल गए। तो अब ये चैलेंज कितना बड़ा होगा इस सारी सोसाइटी को आगे लेके चलने का, और इंटरनल जो बड़े इश्यूज हैं वो कौन से होंगे जो एजेंडे पे रहेंगे? देखिए, बहुत रेलेवेंट सवाल है ये, और मैं समझता हूँ कि और इस वक्त इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कोई नहीं है कि अमेरिका को कैसे यूनाइट करना है। ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अनफॉर्चुनेटली अब मैं कह सकता हूँ फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज इस कंट्री की, उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को एज ए कल्ट चेंज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी में 30,000 से ज़्यादा झूठ बोले, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किए। उनकी बेसिस पर और उनके नैरेटिव पर बहुत से लोग उनके साथ मिल गए, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और जो कि मिसलीडिंग है। बहरहाल ये नई हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन लोगों को साथ मिलाना, इनको साथ लेकर चलना, एंड दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल। और उसको आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत ही एक एमिकेबल तरीके से जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम लोगों को, जो कि बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि दे आर टोटली सेपरेटेड, उनको साथ मिलाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले कमेंट में कहा, ये जॉब है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि कौम को यूनाइट रखना, और बाइडन से बेहतर इसके लिए कोई आदमी नहीं है जो यह कर सके। सही। मतीन साहब, आपने बात सुनी शाहिद साहब की जी। आज जो मैं देख रही थी वो ये भी था कि कोविड भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और सदर ट्रंप ने जिस तरीके से कोरोना की सूरत हाल को मतीन साहब संभाला और जैसे उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया था, वो भी काफ़ी कंसर्निंग था, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि वो WHO को भी कभी ब्लेम करते थे, कभी अपने सेहत के मुशीर को भी ब्लेम करते थे। तो आप क्योंकि सारी सिचुएशन पे बहुत निगाह रखे हुए थे, तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपको लगता है कि कोविड की वजह से भी जाहिर है कुछ चीज़ों में चैलेंज ऐड हो जाएगा? एक पैकेज अनाउंस हुआ है, काफ़ी बड़ी अमाउंट एलोकेट की गई है और कहा गया है कि इस इमरजेंसी से हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ निकल जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कोविड ने न सिर्फ अमरीकी मैशत को तबाह किया बल्कि पूरी दुनिया की मैशतें तबाह हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा इंतहाई मजबूत इकॉनमी का मुल्क, वो उसकी मैशत लड़खड़ाती हुई नज़र आती है। यूरोप शेंजन के 27 कंट्रीज़, उनकी मैशत लड़खड़ाती हुई नज़र आती है। तो ये बिल्कुल ना सिर्फ अमेरिका के लिए चैलेंज रहा, ये कोविड से जो इकॉनमी की तबाही हुई, लेकिन चूँकि अमेरिका एक ग्रेट मिलिट्री और ग्रेट इकनॉमिक पावर है, इसलिए दुनिया की नज़रें अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर है। चाइना से उसकी ट्रेड है, यूरोप के साथ है, साउथ एशिया के साथ है, पूरी दुनिया के साथ है।
तो यकीनी तौर पे आप जिस तरह के फाइज़र की वैक्सीनेशन वहाँ पे आ चुकी है, और ये बाइडन साहब के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो उस कोविड के तनाज़र में उस तबाहशुदा अमरीकी मईशत को दोबारा किस तरह अपने पाँव के ऊपर खड़ा करते हैं, एक ऐसे वक्त में जब अमरीका में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। और सबकदोश होने वाले जो सदर थे, उन्होंने अमेरिका में जो जॉब वीज़ेस थे उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। अमेरिका को अब लेबर की ज़रूरत भी होगी, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होगी, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी, डॉक्टर्स की होगी, ताकि एक तरफ तो इस कोविड पेंडेमिक से भी निपटना है, साथ मईशत को भी बहाल करना है, और साथ अमरीकी मईशत का जो पहिया है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता उसको भी चलाना है। ये सबसे पहले यकीनी तौर पे दुनिया बाद में, अमेरिका फर्स्ट पहले उनके लिए है। तो उनके लिए इकनॉमिक चैलेंज, उन्होंने आज अपनी तकरीर में भी कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यकीनी तौर पे उसके लिए उन्होंने पैकेज का ऐलान भी किया है। तो इसके साथ साथ दुनिया भी मुंतज़िर है कि वो दुनिया के लिए जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उनके इकनॉमिक टाइज कैसे होंगे। जो रिसोर्सेज उनको चाहिए शायद सब वो ज़ाहिर बराह रास्त जुड़े हुए हैं आपकी जो इमिग्रेंट पॉलिसी और वीज़ा पॉलिसी है। वीज़ा रजीम हमने देखा था कि सदर ट्रंप के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही उसमें सख्तियाँ आते आते वो एक तरह से एक रिडिकुलस सिस्टम की तरफ चल पड़ा था कि ऑलमोस्ट आपने हर ही कम्युनिटी के ऊपर कट लगाने शुरू कर दिए थे। तो आपको लगता है कि वो रिवाइव होगा, वीज़ा रजीम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, और जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए मौका फराहम करेगी कि वो अमेरिका के सिस्टम में आके सर्व कर सकें, जिसकी इस वक्त हमें लगता है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरीके से कोलैप्स है उसमें ज़रूरत भी है। जी, अब देखिए कि अमेरिका जैसे कि एक जनरल टर्म में भी कहा जाता है, इसे कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, ये भी कहा जाता है, इसे मेल्टिंग पॉट। तो अमेरिका वाकई एक मेल्टिंग पॉट है, अमेरिका वाकई एक कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है। जो लोग इस पर बिलीव करते हैं, और ज़्यादातर जो हमारी लीडरशिप में लोग इस पर बिलीव करते हैं, तो इन लोगों की, इमिग्रेंट्स की वजह से अमेरिका इज़ अमेरिका। व्हाट यू सी अमेरिका टुडे, जो रिसर्च है, एजुकेशन है, इनोवेशन है, ये सब, ये जो दुनिया से पूरा एक ब्रेन पावर जो इस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जिस तरीके से जो भी काम करना चाहें, अमेरिकन सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको नर्चर करता है। आप देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरिएट्स अमेरिका में हैं। नंबर 2 इज़ बिहाइंड इन द डस्ट। और उन नोबेल लॉरिएट्स में आप देखें तो प्रीडोमिनेटली इमिग्रेंट, जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, they won those prizes। तो अमेरिका की तो ये स्ट्रेंथ है। एक जो ट्रंप साहब ने जो ये बहुत बड़ी एक गलती की, जिसकी वजह से एक परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गई अगेंस्ट इमिग्रेंट्स और इन द कंट्री एंड आल्सो कमिंग फ्रॉम ओवरसीज। H1B वीज़ा का बड़ा इशू हुआ, और जो स्किल्ड लेबर का बहुत इशू हुआ, स्किल्ड वर्कर का बहुत इशू हुआ, प्रोफेशनल्स को लाने का बहुत इशू हुआ। इवन फिजिशियंस एंड इंजीनियर्स, IT कंसल्टेंट्स, IT प्रोफेशनल्स, उनको अमेरिका के वीज़े मिलने बंद हो गए, मुश्किल हो गए। तो उन चीज़ों पे तो तमाम पे फ़ौरन नज़रसारी होगी। ये अमेरिका की एक टॉप प्रायोरिटी है, अब इस नई एडमिनिस्ट्रेशन की एक टॉप प्रायोरिटी है। एंड यू विल सी वेरी सून अमंग 3 और 4 टॉप प्रायोरिटीज़, इसके ऊपर भी अमल दरामद जल्दी शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे रिलैक्सेशन शुरू होगी, इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो सॉफ्ट होंगे, और इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के साथ जो एक जनरल एटीट्यूड, जनरल बिहेवियर सोसाइटी में इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। शायद सब आपने कुछ प्रायोरिटीज हमें बताई हैं, कुछ मजीद भी हमारे पास सवालात हैं, लेकिन एक ब्रेक हम ले रहे हैं। इस ट्रांसमिशन से ट्रांसमिशन जारी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं और मतीन हैदर आपके साथ है इस्लामाबाद स्टूडियो से। देखते रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, खसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शाहिद खान साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। हम बहुत मशकूर हैं कि रात के इस वक्त हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतीन साहब, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा दिन बहुत बिजी होता है। लेकिन शाह साहब, हम आपसे चाह रहे थे कि आज अमेरिका में कितनी बड़ी तब्दीली आई है, तो आपके तासुरात जाने, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पैगाम भी भेजा। आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात पर असरअंदाज होंगे नए सदर और जिस जमात ने अब वाइट हाउस में डेरा जमाया है? देखिए, तब्दीली तो बहुत बड़ी है अमेरिका के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अमेरिका में आप जानती हैं कि इस वक्त जो ये इलेक्शन हुआ है, पूरी उनकी जो सोसाइटी है वो बड़ी पोलराइज थी। दो एक्सट्रीम व्यूज थे और दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र थे, अप्रोचेस मुख्तलिफ थी, सोच के अंदाज मुख्तलिफ थे, और चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त जो दुनिया के हैं वो बड़े गंभीर हैं। तो अब इन चैलेंजेस में इतनी एक जो तकसीम कौम थी, उसको मेरी नज़र में आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक यकजहती का और मिल के चलने की कम से कम एक दफा फिर दावत दी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनकी नुमाइंदगी भी करूंगा, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया मैं उनकी हकूक की पासदारी भी करूंगा। तो उन्होंने कौम को जोड़ने की कोशिश की। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ऑब्वियसली जो नई मुंतखब हुकूमत आई है, हम उनसे इंगेज करेंगे और उनकी जो तरजीहात हैं हमें कुछ इल्म है और वक्त के साथ मजीद पता चल जाएगा। और हमने देखना ये है कि हमारे में कौन सी कदरें मुश्तरक हैं और कहाँ कहाँ हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। कुछ एरियाज बड़े ऑब्वियस हैं, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का एक ऐसा एरिया है जो उनकी तरजीहात और हमारी तरजीहात और हमारी ज़रूरियात जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं। मैं समझता हूँ और भी बहुत से एरियाज हैं जहां हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज की बात वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान समझता है कि जो क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान जिस अंदाज में मुतासिर हो रहा है और जो हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। उनकी जो ह्यूमन राइट्स का जो उनका एजेंडा है, और उन्होंने अपनी जो अमेरिकन वैल्यूज का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं, जानते हुए कि इस एडमिनिस्ट्रेशन की हिंदुस्तान के बारे में जो उनका फोकस है, जो उनकी तरजीहात हैं, और वो एक बायपार्टिजन अप्रोच भी है। लेकिन जहाँ तक जम्मू और मकबूजा कश्मीर का ताल्लुक है, वहाँ जो इंसानी हकूक को जिस अंदाज में पामाल किया जा रहा है, उस पर उनकी तवज्जो मबजूल कराई जा सकती है, बेहतरी की कोशिश की जा सकती है, इंसानों की जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की जा सकती है। और बहुत से एरियाज हैं जहां हमने देखना है कि आगे इम्कानात क्या हैं। तो मैं पुरुमीद हूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेज किया जा सकता है, क्योंकि इन 4 सालों में पाकिस्तान खासा बदला है। पाकिस्तान की तरजीहात और पाकिस्तान की सोच और अप्रोच में तब्दीली आई है। वज़ीर ख़ारजा साहब, आप जब बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, आप उनके साथ भी इंगेज रहे। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत कुछ गैर मामूली है। आपने इंडियन टेररिज्म के बारे में डोजियर दिया, फिर हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन का जो नेटवर्क है वो EU डिसइंफो लैब ने वो डिटेक्ट किया। अभी अरनाब जो लीक्स सामने आई हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को मुसलसल अदम इस्तेहकाम करने के दर पे है, स्टेट टेररिज्म कर रहा है, उसकी सबवर्सिव एक्टिविटीज सामने आ चुकी हैं। इस पहलू के ऊपर आप नई अमरीकी इंतजामिया की तवज्जो कैसे मबजूल कराएंगे, कीपिंग इन व्यू योर पास गुड रिलेशनशिप विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन? आपने उस ज़माने में भी वाशिंगटन में बहुत विजिट्स किए और इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़ात्मे के ऊपर लगा हुआ है, तो हमने अपना नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखना है। हिंदुस्तान को कैसे एक्सपोज करेंगे और पाकिस्तान को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, पहली बात है कि हिंदुस्तान अपनी हरकतों से अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहा है। जो कुछ कश्मीर में वो कर रहा है उस दुनिया के सामने वाज़ेह हो रहा है, इंटरनेशनल प्रेस उस पर लिख रहा है। जो
कुछ उन्होंने कानून मुरतब किए हैं जो कि इम्तियाजी हैं, जो कि निशाना बनाते हैं वहाँ अक़लियतों को, खासतौर पे मुस्लिम अक़लियत को, उससे दुनिया में उनका जो तासुर है और इमेज है वो मुतासर हुआ है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरजीहात में से बड़ी वाज़ेह तरजीह है कि हम अपने खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत की तरजीहात जो हैं उनमें इकनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पर हमारी तवज्जो है। अगर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, तो वो खित्ते में अमन के बगैर मुमकिन नहीं है। उसमें हमने देखा, आपने देखा कि अफगानिस्तान पे हमने पेशरफ्त की है और उसमें यकीनन कुछ बेहतरी आई है। अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन एक सिमत का तयन हो गया है। हम तो हिंदुस्तान के साथ भी मामूल के ताल्लुकात और खुशगवार ताल्लुकात चाहते थे, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी सरकार है उनके जो यकतरफा इक़दामात हैं, जो गैर कानूनी इक़दामात हैं, जो उन्होंने पूरे जो है ना माहौल को बिगाड़ा है, क्लाइमेट को विशिएट किया है। और फिर आप देख रहे हैं कि डॉसियर में भी हमने इररिफ्यूटेबल शवाहिद कौम के सामने, बैन अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखे हैं। और फिर जो डिसइंफो लैब है यूरोपियन यूनियन की, उसके इंकशाफात भी आपके सामने हैं कि उनका एक वाज़ेह एजेंडा है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का, पाकिस्तान को अंडरमाइन करने का, डिस्टेबलाइज करने का। तो अगर ग्लोबल पावर्स अमेरिका इस खित्ते में अमन चाहता है या चाहता है कि जो टेंशन्स हैं वो आगे न बढ़ें, डी एस्केलेट हों, तो फिर उन्हें इन चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी और उनके ऐसे जो एक्सट्रीम इक़दामात हैं उस पर उनका एहतसाब करना होगा। थैंक यू सो मच। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमसे बात कर रहे थे और बड़ी अहम उन्होंने बात की है कि नई इंतज़ामिया की तरजीहात को पाकिस्तान समझता है। वन लास्ट कमेंट शाहिद खान साहब से भी ले लें। शाहिद खान साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी एक नई तारीख रकम हुई है, कमला हैरिस साहिबा, आप उनको कैसे देखते हैं? और जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है अमेरिका में वो कैसे देख रहा है एक इंडियन नजाद वाइस प्रेसिडेंट, खातून पहली बार, ब्लैक ओरिजिन की खातून पहली बार, सो बहुत सारी पहली बार भारतीय नजाद खास तौर पे। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी चेंज है अमेरिका में, और ये अमेरिका की यही, जैसे हम पहले भी कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये स्ट्रेंथ है अमेरिका की। एक इंडियन नजाद ब्लैक वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है, पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ। जहाँ तक एज ए पर्सन कमला हैरिस के बारे में बात कर रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही फेयर माइंडेड वो लेडी हैं। उन्होंने एक्चुअली इंडिया के अगेंस्ट कुछ चीज़ें की हैं जो जिस वक्त वो सेनेटर थी, और उन्होंने कश्मीरीज़ को काफ़ी, कश्मीर में जो जीनोसाइड और कश्मीर में जो इंडियन पॉलिसीज़ है उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट काम किया। और उसकी एक रिफ्लेक्शन आप ये देखते हैं, अब आप ये देखिए अमेरिका अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे बनाता है, वो क्योंकि एक फॉरेन कंट्री है उसमें डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। ठीक है, बाइडेन शायद सब वक्त कम है और ये गुफ्तगू ऐसी है कि जो जारी रहनी चाहिए। किसी और नशिस्त में आपको दोबारा जहमत देंगे और आपसे खुल के बातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। मतीन हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं और मतीन आपके साथ ये जो ट्रांसमिशन का सिलसिला ये सारा दिन आज GTV से जारी रहा, क्योंकि अमेरिका में होने वाली तब्दीली का पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत अहम उसके असरात मुरतब होंगे दुनिया के नक्शे के ऊपर, और दुनिया की जो सियासी सारी एक हम तस्वीर देखते हैं उसमें अमेरिका का बहुत अहम किरदार है। इस वजह से GTV की इंतज़ामिया ने और हमारी पूरी टीम ने आज पूरा दिन आपके लिए ट्रांसमिशन पेश की है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।